कमल का फूल जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी के बीच में हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी स्वागत कीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पे उपस्थित वडीजनों से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय राजनाथ सिंह जी को हमारे सरगुजा की संस्कृति की झलक इस स्मृति चिन्ह में दिखाई दे रही है, उन्हें प्रदान करेंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दोस्तों, सीने में जुनून और आंखें में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में दी धमक रखता हूं। अब मैं हमारे प्रत्याशी सम्मानीय श्री पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो जी को आमंत्रित करता हूं, वे अपनी बातों से अवगत कराएं हमारे देश के रक्षा मंत्री यशस्वी श्री राजनाथ सिंह जी को और आप सभी को। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। आज इस सीतापुर विधानसभा के इस महाजनसभा में उपस्थित हमारे भारत देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, आपका इस सीतापुर विधानसभा में मैं पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो, भाजपा प्रत्याशी और समस्त सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों जनताओं की तरफ से आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित समस्त मेरे मार्गदर्शकगण और दूर दूर से आए हमारे सीतापुर विधानसभा के भाइयों एवं बहनों, आज हमारे सीतापुर विधानसभा के लिए कितना सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे भारत देश के रक्षा मंत्री आज हमारे सीतापुर पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, मैं आपको सीतापुर विधानसभा के बारे में कुछ संक्षिप्त बताना चाहता हूं कि आपके आधा बाएं यह सीतापुर विधानसभा एक ऐसा सुंदर विधानसभा है जिसके आपके आधा बाएं आपको सुंदर पर्वतमालाएं दिखाई दे रही हैं। ये वो पर्वतमालाएं हैं महोदय जो हमारे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। इसी पर्वतमालाओं से कई नदियां, कई झरने बहते हुए इस छत्तीसगढ़ के कई इलाकों तक गुजरती हैं। यहाँ कई विशाल नदियां भी यहाँ से गुजरती हैं और यहाँ के सीतापुर विधानसभा के एक एक पग सौंदर्य से रचा हुआ है। ये हम सभी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें इतना प्राकृतिक का सौंदर्यपन मिला है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि सौंदर्य की धरती को आज तक कांग्रेस के नेताओं ने, आज तक कांग्रेस के विधायकों ने ही यहाँ चलाया है। आज तक यहाँ कमल फूल छाप कभी खिला नहीं है। शायद इसलिए हमारे सीतापुर विधानसभा को विकास के लिए सदियों से अपेक्षित किया गया है। विकास के मुख्य धारा से कोसों दूर रखा गया है और हमेशा से यहाँ कांग्रेस के विधायक जीतते रहे हैं। इस कारण से कितना दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली से आने वाली विकास की लहरें यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। यहाँ तक हर चीज रुकते हुए नजर आती है। महोदय, आज हम जनसंपर्क में यदि जनता तक पहुँचते हैं तो आज भी लोग पानी, बिजली और सड़क जैसे चीजों की मांग करते हैं। कई समाज आज भी मेरे क्षेत्र में निवासित हैं जो आज जाति प्रमाण पत्र किसी एक बिंदु के त्रुटि के कारण से नहीं बन पा रहा है। महोदय, हमारे क्षेत्र में
एक माझी और मझवार समाज के अलावा अन्य कई समाज हैं जिनकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से सामाजिक विकास नहीं हो रहा है। उनके लोग अधिकारी कर्मचारी नहीं बन पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से एक समाज नशे की ओर जाता दिख रहा है। यहाँ के शासनकर्ताओं ने हमेशा यहाँ के हर समाज को एक गलत दिशा दिया है। इसलिए आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि प्राकृतिक से बड़ा इस सौंदर्य सीतापुर को आज और सुरक्षित करने की जरूरत है। महोदय, इस क्षेत्र में केवल कांग्रेस के विधायकों ने अपराध का गढ़ बनाया है, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया है और माफियाओं का गढ़ बनाया है। सीतापुर का इतिहास यदि देखा जाए तो आज हजारों एकड़ जमीनों का घोटाला होता है, हजारों एकड़ जमीनों का घोटाला किया जाता है। हमारे यहाँ जीवनदायी नदियों के रेत निकाल के यहाँ हमारी भूमि पे जल संचालन को कम किया जाता है और यहाँ तक भी कि हमारे माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म करके मार के फेंक दिया जाता है, लेकिन उनके साथ आज तक न्याय नहीं किया जाता है। महोदय, आज मैं यह आश्वस्त होकर कहना चाहता हूं कि आपके आगमन से हमारा सीतापुर विधानसभा के हर एक माताओं बहनों का मान सम्मान, उनका सुरक्षा और प्रबल होने वाला है। महोदय, मैं आपके आगमन से कहना चाहता हूं कि आज सीतापुर विधानसभा में वो कमल खिलने वाला है जो आज तक कभी खिला नहीं है। साथियों, आप सभी को बताना होगा कि इस बार कमल खिलेगा। महोदय, मैं आपको और एक बात अवगत कराना चाहता हूं कि जो सदियों से विकास की जलधाराओं से जो दूर रही है, अपेक्षित रही है, अब हमारा सीतापुर ये अपेक्षा करता है कि अब ये विकास की जलधाराएं सीतापुर में भी बहेगी और हमारा सीतापुर जो प्राकृतिक सौंदर्य का परिचय जाना जाता है वो और सुंदर होगा। हर एक समाज वर्ग जाति के लोग और विकास करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं और हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री महोदय का सीतापुर में आगमन पर विशेष धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार भैया जी। निश्चित ही आपके समर्थन में जनता उमड़ पड़ी है। दोस्तों, शौर्य साहस का तू चंदन है, शौर्य साहस का तू चंदन है, हे मातृभूमि के वीर तुम्हारा बंधन है। अब मैं देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए। क्या हाल है? आप लोग ठीक ठाक हैं? बढ़िया। इसके पहले मैं कभी यहाँ आया था कि नहीं आया था? कभी नहीं आए थे? पहली सरकार जब राम सिंह जी की बनी थी तो उसके पहले यहाँ का प्रभारी मैं ही था और सभी स्थानों पर मैं जाता था। और उस समय जब मैं आया था बहने भाइयों, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में। और यदि राम कुमार टोप्पो को लिए आया हूं तो फिर से यहाँ की विजय सुनिश्चित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। डॉक्टर आशा लकड़ा, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी। मेरे बहनों भाइयों, आशा लकड़ा बहुत ही प्रभावी नेता है और आप जानते हैं कि रांची की मेयर के रूप में भी प्रभावी भूमिका को निभाया है। और इसीलिए गरीब परिवार में गरीब मां की कोख से पैदा हुई इस बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय मंत्री बनाया है। डॉक्टर श्री अनंत ओझा, संभाग प्रभारी सरगुजा, ललन प्रताप सिंह जिलाध्यक्ष और कमल भान सिंह पूर्व सांसद सरगुजा, अखिलेश सोनी पूर्व अध्यक्ष भाजपा सरगुजा, श्री भारत सिंह सिसोदिया भाजपा कार्य समिति सदस्य, देवनाथ सिंह जिला महामंत्री भाजपा और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो। बहनों भाइयों, राम कुमार टोप्पो को बोलते हुए पहली बार मैंने सुना है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राम कुमार को विजय दिलाकर यदि आपने छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भेजा तो आपकी समस्याओं को प्रभावी आवाज विधानसभा में देने का काम यदि कोई कर सकता है तो आपके राम कुमार टोप्पो कर सकते हैं। पहली बार आया हूं
इसलिए आप सभी को मैं कहूंगा एक ही साथ बोलिए जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। सारी सर्वेक्षण एजेंसियां यह दावा कर रही हैं कि पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें सबसे आगे यदि कोई पार्टी निकल चुकी है तो हमारी आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। अब यह साफ हो गया है कि भाजपा आवत है और कांग्रेस जावत है, ये साफ हो गया है। बाकी सीटों के लिए 17 नवंबर को चुनाव होगा। अच्छी शुरुआत हुई है 7 नवंबर को, इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस अच्छी शुरुआत को 17 नवंबर में आते आते बहनों भाइयों एक ऐतिहासिक परिणाम में हम सबको को बदल देना है। यही संकल्प लेकर हम सबको जाने की जरूरत है। आप सबको इस बात की जानकारी है, 25 साल पहले श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये 3 नए राज्यों का गठन किया था। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों आदिवासी बहुल ये क्षेत्र थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसको भी राज्य का दर्जा देंगे, और वैसे ही झारखंड वो बिहार से अलग करके, क्योंकि आदिवासी बहुल है, इसलिए उसको भी राज्य का दर्जा देंगे। और दोनों राज्य बनाने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। 15 वर्षों तक यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार रही है। डॉक्टर रमन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 15 वर्षों के बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार आई। आप लोगों ने भी सोचा कि 15 वर्षों तक एक सरकार को हमने देख लिया है, अब यह दूसरी सरकार बनाकर भी जरा उसका जायजा लें कि यह सरकार कैसा काम करती है। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार के आने के बाद कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है छत्तीसगढ़ में। हत्या, मारपीट, अपराध की यह घटनाएं छत्तीसगढ़ में आम हो गई हैं। अनेक गरीब परिवारों की बेटियां गायब हो रही हैं, और मैं समझता हूं किसी भी स्वाभिमानी समाज के लिए यदि उसके परिवार की अथवा उसके समाज की कोई बेटी गायब होती है तो इससे बड़ी चुनौती कोई दूसरी नहीं हो सकती है। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं एक ही मुद्दा ऐसा है जिस पर कि हमको कांग्रेस को यहां से खदेड़ने की जरूरत है। मानव तस्करी बढ़ रही है, नशे का कारोबार भी यहां से तेजी से बढ़ रहा है। आम छत्तीसगढ़िया अपने को यहां पर पूरी तरह से असुरक्षित महसूस हो रहा है। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा की कोई कमी नहीं है, परिश्रमी लोग हैं, यहां सुंदरता है, यहां पर उद्योग धंधे नहीं है, कारोबार पनप नहीं रहा है। एक ऐसी स्थिति यहां छत्तीसगढ़ में पैदा हो गई, मजबूरी में यहां के लोगों को कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। अटल जी रहे हों चाहे आज मोदी जी, नया छत्तीसगढ़ बनाने का उनका सपना था अटल जी का, और यही सपना हमारे मोदी जी का भी है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2-2.5 वर्षों के बाद ही रमन सिंह जी की सरकार चली गई, और इस कारण मोदी जी का जो एक नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना था मेरे बहनों भाइयों, वह साकार नहीं हो पाया। नई सरकार कांग्रेस की आई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जानते हैं क्या हो रहा है। 30% भ्रष्टाचार तो इस सीमा तक बढ़ गया है, 30% तो सीधे सीधे ऊपर ही आता है, और नीचे जिसको जहां मिलता है वह केवल खाता है। यही हो गया है यहाँ की कांग्रेस की सरकार में। इसलिए मैं आज आप लोगों से अपील करने आया हूं कि भूखी भ्रष्ट सरकार, ऐसी भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है,
और एक महादेव ऐप, महादेव जी आ गए हैं। लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों। लेकिन जो यहां घोटाला हुआ है सत्य के आरोपों के कारण, उसकी जांच हो रही है और मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बहनों भाइयों। और यह भी मैं बतला के जा रहा हूं, यह भी मैं बतला कर जा रहा हूं, भ्रष्टाचारियों का जहां तक सवाल है, चाहे यहां का भ्रष्टाचारी हो, चाहे भारत के किसी कोने का भ्रष्टाचारी है, यदि भ्रष्टाचार का आरोप तुझे बनता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे माफ नहीं करेगी। उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, उसका स्थान बल्कि सरकार की जेल होगी बहनों भाइयों। यह भी आपको भरोसा देकर जाना चाहता हूं। एक भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया है ताकि जनता इनको दोबारा चुन सके। यदि इनका रिपोर्ट कार्ड यदि कोई पूछे, आपसे मैं कहूं इनका रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो मैं समझता हूं उस रिपोर्ट कार्ड पर आप यह लिख कर देंगे 0/सन्नाटा, 0/सन्नाटा, यही इनका रिपोर्ट कार्ड है। अच्छी सरकार देने में ये 0 है, विकास में भी ये 0 है। फिर भी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम ही हीरो हैं। बहनों भाइयों, ये हीरो नहीं है, ये पूरी तरह से 0 है। अब यह समय आ गया है, यहां से कांग्रेस की सरकार को आप विदा कीजिए। रोजगार का जहां तक प्रश्न है, पीएससी की यहां पर परीक्षा हुई थी, पीएससी की परीक्षा में मुझे बतलाया गया यहां पर कांग्रेस के लोगों ने अपने बेटे, बेटी, नाती, पोता, नातेदार, रिश्तेदार, इन सब सारे लोगों को भर दिया। यह धोखा नहीं है तो क्या है? और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आएगी तो यह पीएससी की भर्ती में जो घोटाला हुआ है बहनों भाइयों, हम इसकी भी जांच कराएंगे, हम किसी को माफ नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ की हालत तो यह हो गई है कि कांग्रेस का एटीएम पेटीएम बन गया है। लोग यह भी कहते हैं, अब मैं नहीं जानता कहां तक सच्चाई है, लोग यह कहते हैं कि पार्टी फंडिंग का पैसा यहां से दिल्ली जाता है। घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं, लूट ही लूट हो रही है। गोठान घोटाला है, राशन घोटाला है, शराब घोटाला है, और कांग्रेस का एक बहुत ही पसंदीदा घोटाला है, वह कोयला घोटाला है। आपने देखा होगा इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कोयला घोटाला हुआ था, उसमें मंत्रियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। कोयला से इनका इतना दोस्ताना रिश्ता है, जब कहीं इनको कोयला दिखाई देता है कि अपना मुंह भी काला कर लेते हैं और अपना हाथ भी काला कर लेते हैं। मोदी जी का जहां तक प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों, बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। सारी दुनिया में मोदी जी के आने के बाद भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की इज्जत बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनते नहीं थे, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की सारी दुनिया में बनी है। क्या क्या किया है मोदी जी की सरकार ने, इसमें बहुत विस्तार में जाकर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि बहुत सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के लिए लागू की हैं, उन बहुत सारी प्रधानमंत्री की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में यहां की कांग्रेस की सरकार ने लागू नहीं किया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख घर बनाकर आप लोगों को देने के लिए दिए गए। अब 18 लाख घर में मुझे बताया गया है कि 16 लाख घर तो इन्होंने बनने ही नहीं दिए। इन्होंने कहा कि जो राज्यांश इसका होता है वह हम राज्यांश नहीं देंगे, राज्य सरकारों को थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अपना एक अंश देना पड़ता है। तो 16 लाख घर तो इन्होंने बनने ही नहीं दिए, और 18 लाख परिवार पीएम आवास योजना से और 17 लाख परिवार केंद्र सरकार की जल जीवन योजना से
पूरी तरह ये वंचित रह गए, इसका लाभ नहीं उठा पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे राज्यों में चले जाइए। हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प था, प्रधानमंत्री बनने के साथ ही यदि हमारी सरकार बन जाती है तो हिंदुस्तान में एक घर भी शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मिलने लगे, ऐसा एक भी घर शेष नहीं बचेगा। और यह योजना सारे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी के साथ चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में यह योजना चल रही है कि नहीं चल रही है? अब आप लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? यहां की सरकार ने नहीं करनी। और मैं बता दूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन जाएगी, मैं यकीन दिला के जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, 2 साल के अंदर एक घर भी शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। मेरे बहनों भाइयों, अब हमारी माताओं बहनों को सिर पर घड़ा रख के, भरा हुआ घड़े पर घड़ा रखकर घर में पानी लाने की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। ऐसी हालात हम लोग यहां पर पैदा करेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, आदिवासी भाइयों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील रही है, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को शायद इस बात की जानकारी होगी, पहली बार आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र में अलग से मंत्रालय भी बनाने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सारे देश भर में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जो बिरसा मुंडा का जन्मदिन है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सारे देश भर में मनाया जाता है। यह पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आजाद भारत के इतिहास में 75 वर्षों में मेरे बहनों भाइयों पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति भी किसी सरकार ने बनाया है तो केवल हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया है। मैं इस सच्चाई को अच्छी तरह समझता हूं कि आदिवासी समाज का भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। और भारतीय जनता पार्टी के काम काज करने का यह तौर तरीका क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जरूर थोड़ी बहुत जानकारी होगी, ना होगी पूरी तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होगी। पहली बार इस देश को कैसा प्रधानमंत्री मिला जो ये कहता है गरीब परिवार की माताओं की भी इज्जत होती है, उनका भी एक सम्मान होता है। नित्य क्रिया के लिए अब हमारी माताओं बहनों को भी चाहे कितने भी गरीब परिवार की क्यों न हो उन्हें बाहर न जाना पड़े। इसने फैसला किया कि हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में शौचालय न बन जाए। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके घरों में शौचालय बना है कि नहीं बना? बन गया कि नहीं बन गया? इधर बन गया कि नहीं बन गया? बहनों भाइयों, जो भी बना है वह मोदी जी ने दिया है उसके लिए पैसा, तब जाकर वह बना, इसका पता लगा लीजिएगा। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, मेरी बात गलत हो तो अखबार के पन्नों पर वह लिख देंगे, क्योंकि मैंने जीवन में राजनीति की है तो बहनों भाइयों जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुफ्त बिजली आदिवासी क्षेत्रों में देने का काम किया था। मुफ्त बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मुफ्त बिजली मिल रही है कि नहीं? वो भी नहीं मिल रही है। गैस कनेक्शन पहले हमारे घर, मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूं, मैं जानता हूं घर में माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, गोबर की अंगीठी जलाकर भोजन बनाती थी। आंखों में आंसू आने लगता था, लेकिन भोजन बनाना भी मजबूरी है। उनके स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता था। उम्र होनी चाहिए 80 साल 90 साल की, लेकिन 50 आते आते 55 आते आते अधिकांश माताओं बहनों की जिंदगी समाप्त हो जाती, तरह तरह की बीमारियां हो जाती थी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया
हिंदुस्तान का हम एक घर भी शेष नहीं बचने देंगे यहां पर कि गैस सिलेंडर न हो और गैस सिलेंडर से माताओं बहनों को भोजन बनाने का अवसर न मिले। गैस सिलेंडर ने मुहैया कराए। पता नहीं आप लोगों को गैस सिलेंडर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मैं इस बारे में नहीं कह सकता। स्कूल हो, सड़क हो, और इस बार हम लोगों ने वादा किया है गैस सिलेंडर हम आपको देंगे तो 500 रुपया प्रति सिलेंडर की दर से देंगे हमारी सरकार बन जाने के बाद। यह भी विश्वास दिलाकर जाना चाहिए। वामपंथी उग्रवाद का जहां तक संबंध है, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो काफी सुधार हुआ था। फिर से वामपंथी उग्रवाद बढ़ा है, तेजी के साथ बढ़ा है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 से लेकर 4 वर्षों के अंदर वामपंथी उग्रवाद को भी हम छत्तीसगढ़ से समाप्त करेंगे। यह भी आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं। यह भी मुझे जानकारी मिली है यहां धर्मांतरण तेजी के साथ हो रहा है। यह भी एक चिंता का विषय है। प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन क्यों किया जाना चाहिए? क्या मिल जाता है? यदि हमारी सरकार बनी तो हम इस धर्मांतरण पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। मेरे बहनों भाई, कांग्रेस ने आपके ऊपर कर्ज का बोझ लाद दिया है। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार बनती है तो इस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति दिलाने की भी हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यह बताइए, यहां सारे किसान बैठे हैं। मोदी जी ने हर परिवार का खाता बैंकों में खोल दिया प्रधानमंत्री बनने के साथ ही। आप लोगों का खाता सबका बैंकों में खुला है कि नहीं खुला है? इधर जो खड़े हैं खुला है, इधर है खड़े हैं खुला है। जिनका न खुला हो, हमारी सरकार बनने के 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर सबके खाते बैंकों में खोल दिए जाएंगे। हर किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया मोदी जी मुहैया कराते हैं। 6,000 रुपया उनके खाते में सीधे आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपया आपके बैंक में खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? इधर के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपके बैंक के खाते में पैसा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? कि पहुंचता है यहाँ कि नहीं पहुंचता है? बहनों भाइयों, पहली बार किसी ने इस काम को किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस काम को किया है कि आपके बैंकों में अब यह पैसा पहुंच रहा है। हम लोगों ने और भी कई फैसले किए हैं। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपया हर साल हम लोग देंगे। गरीब महिलाओं को 500 रुपये गैस सिलेंडर की बात मैंने कही। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप लोगों को दवा दारू का लाभ मिलता है कि दारू का नहीं, दवा का, चिकित्सा का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाइए। मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। गरीब परिवारों को, बहनों भाइयों, यदि वह बीमार हो जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक का 1 साल का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और 1 साल में भी उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो दूसरे साल भी, तीसरे साल भी 5 लाख रुपए का उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना। कई ऐसी योजनाएं हैं और हम लोगों ने तो अब यह भी तय कर दिया है, गरीब परिवार में यदि लड़की पैदा हो गई, लड़की पैदा होते ही एक गारंटी कार्ड दे दिया जाएगा उनको कि लड़की जब शादी करने की योग्य होगी तो उसके खाते में 1.5 लाख रुपए होंगे। 1.5 लाख रुपए। कई ऐसी योजनाएं हमारी पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार यहां बनने के बाद हम प्रारंभ करेंगे। इसलिए मैं बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने आया हूं कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें। और जहां तक हमारे प्रत्याशी राम कुमार जी का प्रश्न है, यह पूर्व सैनिक है, इसलिए मैंने सोचा कि हमारा पूर्व सैनिक यदि चुनाव लड़ रहा है तो इस देश के रक्षा मंत्री को ही उसकी कन्वेंसिंग के लिए जाना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं और बहनों भाइयों, आज देश की हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे बहादुर जवानों के कारण ही सुरक्षित।
आप जानते हैं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, आए दिन आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे ही मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक बार जरूरत की, भारत की सीमा में प्रवेश कर गए और रात के समय हमारे कुछ सेना के जवानों को मार डाला। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों की बैठक बुलाई। उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था। बैठक बुलाई, 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के बहादुर जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह ऐसी मजबूत सरकार है, ताकतवर सरकार है। और राम कुमार टोप्पो यह पूर्व सैनिक है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर इन्हें चुनाव के मैदान में उतारा है, बहुत सोच समझकर उतारा है। बोलते भी अच्छा है राम कुमार टोप्पो, देखने में भी ठीक ठाक है। बहनों भाइयों, इनको चुनकर भेज दीजिए। भेज देंगे पक्का? इधर के लोगों से मैं पूछना है पक्का? लेकिन मैं चाहता हूं राम कुमार टोप्पो को एक बार रिकॉर्ड मतों से विजय दिलाकर भेज दीजिए, रिकॉर्ड मतों। और मैं राम कुमार टोप्पो को कहूंगा कि राम कुमार जीत जाने के बाद एक बार कभी साल, 1.5 साल, 2 साल में मुझे फिर से यहीं पर बुला लेना। यहां की जनता का दर्शन करने के लिए मैं आना चाहूंगा। और यदि मैं दोबारा आना चाहूंगा, भूखे लेने के लिए नहीं आना चाहूंगा, फूलों की हार पहनने नहीं आना चाहूंगा। यदि मैं दोबारा यहां पर राम कुमार टोप्पो को जीतने के बाद आना चाहूंगा, यदि राम कुमार ने बुलाया तो, यदि यहां पर आना चाहूंगा तो मैं शीश झुकाकर इस क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी बतलाया गया है कि 3 लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने का फैसला किया है। अभी लोग, एक राजू राजवाड़े, बलवंत गुप्ता और अजय प्रजापति, संदीप गुप्ता और इनके साथ 58 और लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। सबका स्वागत।